सी प्रोग्रामिंग लेक्चर सीरीज़ के लेक्चर 1 पार्ट 3 में आज हम सी प्रोग्राम के कंपाइलेशन के बारे में जानेंगे कि सी प्रोग्राम को कैसे कंपाइल करते हैं और कैसे एग्जीक्यूटेबल फाइल जनरेट होती है। बेसिकली जो भी सोर्स कोड हम लिखते हैं उस सोर्स कोड को लिखने में हम जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो जनरली इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करते हैं, और कोई भी मशीन या हमारा सिस्टम किसी भी ऐसी लैंग्वेज को नहीं समझता है, जैसे इंग्लिश है, हिंदी है या कोई दूसरी लैंग्वेज। अल्टीमेटली उसको समझने के लिए सोर्स कोड को लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता है, और इस कन्वर्ट करने के लिए जो टूल हम यूज़ करते हैं उस टूल को कंपाइलर कहा जाता है। तो इट मीन्स द बेसिक यूज़ ऑफ कंपाइलर इज़ टू ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज और सोर्स कोड इनटू लो लेवल लैंग्वेज। यानी कि जो भी सोर्स कोड हम जनरेट करते हैं या लिखते हैं, डेवलप करते हैं, उस सोर्स कोड को कंपाइलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दे, जिससे कि मशीन उस कोड को समझ सके। अब देयर आर बेसिकली 4 डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कंपाइलर या कंपाइलेशन ऑफ ए पर्टिकुलर सी प्रोग्राम। स्टेज नंबर 1 इज़ प्री प्रोसेसिंग, स्टेज नंबर 2 इज़ कंपाइलेशन, स्टेज नंबर 3 इज़ असेंबलिंग, और स्टेज नंबर 4 दैट इज़ लास्ट वन इज़ लिंकिंग। ये 4 डिफरेंट स्टेजेस हैं जिनसे हमारा प्रोग्राम गुजरता है, और लास्ट में हमें एग्जीक्यूटेबल कोड मिल जाता है। अब इंडिपेंडेंटली इन चारों स्टेजेस को हम समझेंगे कि इन सभी स्टेजेस की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और किस फाइल को जनरेट करके या कैसे फाइल्स को कन्वर्ट करके ये हमें नेक्स्ट स्टेज में के लिए फाइल्स अवेलेबल कराती हैं। फर्स्ट स्टेज है प्री प्रोसेसिंग की। बेसिकली प्री प्रोसेसिंग इज रिस्पॉन्सिबल टू रिमूव कमेंट्स। दिस इज द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्री प्रोसेसर। सेकेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू इंक्लूड द लाइब्रेरी फाइल्स दैट आर यूज्ड in our programs, and third responsibility to include या to expansion the macros which are used in our program। और इस प्रोसेस के बाद हमें एक इंटरमीडिएट कोड जनरेट मिलता है। ये प्री प्रोसेसर इंटरमीडिएट कोड जनरेट करता है। ये इंटरमीडिएट कोड जो जनरेट होता है ये फ्री फ्रॉम कमेंट्स होता है। जो प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव्स हमने यूज़ की होती हैं या लाइब्रेरी फाइल्स हमने यूज़ की हुई होती हैं, उन सभी लाइब्रेरी फाइल को हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड कर चुका होता है, और जो मैक्रोज हमने अपने प्रोग्राम में यूज़ किए हुए होते हैं उन सभी मैक्रोज को का एक्सपेंशन हमारे प्रोग्राम में कर चुका होता है। और उसके बाद इंटरमीडिएट कोड ये कंपाइलर के पास जाता है। कंपाइलर इज रिस्पॉन्सिबल टू कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज और सोर्स कोड इनटू असेंबली लैंग्वेज कोड। तो कंपाइलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो उसको इंटरमीडिएट कोड मिलता है, उस इंटरमीडिएट कोड को वो असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। थर्ड स्टेज हमारी है दैट इज असेंबलर, and assembler is responsible to process the assembly language code and generate object code और बाइनरी कोड। यानी कि असेंबलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो कंपाइलर ने असेंबली कोड लैंग्वेज में कोड जनरेट किया उसको एक्सेप्ट करे, एक्सेप्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट कोड या बाइनरी कोड में कन्वर्ट करे, या ऑब्जेक्ट कोड फाइल या बाइनरी कोड फाइल जनरेट करके लिंकर के पास दें। अब लिंकर इज रिस्पॉन्सिबल टू कंबाइन ऑल दी ऑब्जेक्ट कोड्स। इट मीन्स देयर मे बी पॉसिबिलिटी दैट देयर मे बी number of object codes. If there are number of object codes,
then all object code will be combined together in a single file. Second responsibility है link object code with the library functions. थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी लिंकर की है कि वो क्रॉस फाइल डिपेंडेंसी चेक करता है, और लास्ट में वो हमें एग्जीक्यूटेबल कोड जनरेट करके देता है. अब इन सभी स्टेजेस को हम अलग अलग करके समझेंगे कि कैसे वो प्रोसेसिंग करती हैं. अब ये एग्जाम्पल के तौर पे एक सोर्स कोड लिखा गया है. hello.c नाम की फाइल है, जो फॉरवर्ड स्लैश यहाँ पर हमने यूज़ किए हैं. जैसे सोर्स कोड और कोड रिटेन इन हाई लैंग्वेज, इसके पहले डबल फॉरवर्ड स्लैश लगा हुआ है. hello.c हमारे प्रोग्राम का नाम है, इससे पहले इसको कमेंट्स में डाल दिया गया डबल फॉरवर्ड स्लैश लगा के, और तीसरा फॉरवर्ड स्लैश लगा हुआ है हेडर फाइल जहाँ पर लिखा हुआ है. तो ये तीनों स्टेटमेंट हमारे जो डबल फॉरवर्ड स्लैश के बाद हमने लिखे हुए हैं, ये बेसिकली कमेंट्स कहलाते हैं. ये हमारे प्रोग्राम का पार्ट नहीं होते हैं. तो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे प्री प्रोसेसिंग की है कि वो इन सभी कमेंट्स को रिमूव कर देता है. अब प्रोग्राम की फर्स्ट लाइन जो लिखी हुई है, यहाँ पर लिखा हुआ है #include studio.h, यानी कि हमने प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव्स को इंक्लूड किया हुआ है. तो प्री प्रोसेसिंग या प्री प्रोसेसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कंपाइलर इंटरमीडिएट कोड जनरेट करने से पहले वो इसको रिप्लेस कर दे जो लाइब्रेरी फंक्शंस के हमारे कोड हैं उससे. उसके बाद हमारे मेन बॉडी प्रोग्राम की लिखी हुई है. अब इसको ग्राफिकली समझते हैं. हमारे प्रोग्राम का सोर्स कोड जो है hello.c है. फर्स्ट स्टेज में जब कभी भी हम अपने प्रोग्राम को कंपाइलेशन के लिए ले जाएंगे तो उसको रैम में लोड होना होता है, और रैम फर्दर उसको प्रोसेसिंग के लिए स्टेप नंबर 2 में प्री प्रोसेसर को देती है. अब प्री प्रोसेसर यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है कि वो जितने भी कमेंट्स हमारी फाइल में उसको रिमूव करे, include all the files library files that are used in our program, यानी कि जितनी भी लाइब्रेरी फाइल्स हमारे प्रोग्राम में लिखी हुई हैं उन सभी लाइब्रेरी फाइल्स को एक्चुअल कोड से रिप्लेस कर दे. और तीसरा जो प्री प्रोसेसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो करता है कि मैक्रोज अगर हमने अपने प्रोग्राम में यूज़ किए हुए हैं तो उन मैक्रोज का एक्सपेंशन करता है. उसके बाद वो इंटरमीडिएट कोड जनरेट करता है, और स्टेज नंबर 4 में इंटरमीडिएट कोड को कंपाइलर को देता है. अब यहाँ पर कंपाइलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंपाइलर इंटरमीडिएट कोड को असेंबली लैंग्वेज कोड में कन्वर्ट करता है और असेंबली लैंग्वेज कोड जनरेट करता है. स्टेप नंबर 6 में जो कंपाइलर ने असेंबली लैंग्वेज कोड जनरेट किया वो असेंबलर के पास जाता है. अब असेंबलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि फर्दर उसकी प्रोसेसिंग करे और ऑब्जेक्ट कोड या बाइनरी कोड में इसको कन्वर्ट करे. अब उसके बाद जो ऑब्जेक्ट कोड या बाइनरी कोड जनरेट होता है वो ऑब्जेक्ट या बाइनरी कोड लिंकर के पास जाता है. अब लिंकर की हमारी बेसिकली 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं. फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी लिंकर की है कि अगर वहाँ पर एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट फाइल्स हैं तो उन सभी ऑब्जेक्ट फाइल को कंबाइन कर देता है, सभी को एक सिंगल फाइल में कंबाइन कर देता है. दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितनी भी ऑब्जेक्ट्स फाइल्स हैं उन सभी को लाइब्रेरी फाइल के साथ लिंक करता है, और जितनी भी लाइब्रेरी फाइल्स हमारी होती हैं वो ऑलरेडी प्री प्रोसेस्ड होती हैं.
और थर्ड स्टेज में लिंकर चेक करता है क्रॉस फाइल डिपेंडेंसी। क्रॉस फाइल डिपेंडेंसी का मतलब होता है कि अगर हमारा किसी एक सी एक्सटेंशन वाली या सोर्स कोड को किसी दूसरे सी एक्सटेंशन वाली फाइल में यूज़ किया हुआ है तो वो एक फाइल एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती हैं, तो इसी को कहते हैं क्रॉस फाइल डिपेंडेंसी। तो हमारे लिंकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी होती है कि वो क्रॉस फाइल डिपेंडेंसी को भी चेक करता है। उसके बाद वो एग्जीक्यूटेबल कोड हमें जनरेट करके दे देता है। तो कंपाइलेशन के कंप्लीट होने तक ये चार स्टेज से गुजरता है और लास्ट में हमें एग्जीक्यूटेबल कोड मिल जाता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स अ लॉट।